चलिए, तो हम लोग पिछले वीडियो में जो है कंडक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें बताए थे हम लोग अर्थिंग के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरीके से होता है इसके बारे में। ठीक है, और इंडक्शन के कारण जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है इसके बारे में। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, distribution of charge on the conductor in case of cavity and इंडक्शन। कैविटी और इंडक्शन केस में जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर के केस में कैसे होता है कंडक्टर पर, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, ऐसे कंडक्टर है और इसके बीच में एक मेटेलिक कंडक्टर है, दिस इज मेटेलिक कंडक्टर, और इसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है। इसके अंदर क्या है? एक स्फेरिकल कैविटी। स्फेरिकल कैविटी है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है ना, देखें ऐसे जो है स्फेरिकल कैविटी है। ठीक है, और ये सब हमारा मेटेलिक प्लेट्स है, ऐसे मेटेलिक कंडक्टर है, भरा हुआ है मेटल से। ठीक है ना, अच्छी बात है। और चार्ज दिया हुआ है Q। और ये जो कैविटी है, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, तो इतना दूर खाली जगह है। ठीक है, चलिए अब होता क्या है समझिएगा आराम से। एक चार्ज जो है, चार्ज वो यहाँ पर एक Q लाकर हम प्लेस कर देते हैं, एक प्लस Q चार्ज यहाँ पे लाके हम प्लेस कर देते हैं। अब होगा क्या, आराम से समझिएगा। जैसे ही Q चार्ज लाके यहाँ पे रखें तो ये Q चार्ज जो है मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको अपनी तरफ क्या करेगा? पुल करेगा। जैसे ही मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर पुल होंगे, ऐसे बीच में एकदम सेंटर पे लाके रखें, पुल होंगे इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के, तो कुछ समय के बाद जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि निगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर आकर जम गया। ऐसे निगेटिव चार्ज जो है आगे यहाँ पे क्या हो गया? जम गया। अब चार्ज जो है बीच में रखा हुआ है, डिस्टेंस जो है सेंटर से हमेशा बराबर है पूरा सरफेस का, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज। और ये जो चार्ज माइनस इंड्यूस्ड हुआ इस पे, ये किसके कारण हुआ? ये प्लस क्यू के कारण हुआ। क्या हुआ? मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींच के जो इंड्यूस्ड किया, क्यू इंड्यूस्ड। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो क्यू इंड्यूस्ड हुआ वो होगा कितना। ठीक है, तो शुरुआत में टोटल चार्ज कितना था? शुरुआत में टोटल चार्ज था Q प्लस Q, Q और Q, लेकिन बाद में जो है टोटल चार्ज कितना हो गया? Q प्लस Q इंड्यूस्ड। तो Q इंड्यूस्ड तो था नहीं, ये तो इंड्यूस्ड हुआ है, तो उसको हटाना पड़ेगा चार्ज कंजर्वेशन से। तो बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज है वो आ जाएगा कितना? Q प्लस Q। लेकिन अभी हम अंदर वाले चार्ज में जो Q इंड्यूस्ड हुआ उसको निकालना चाहते हैं। बिल्कुल निकालेंगे, देखो कैसे, आराम से समझना। कैसे निकालना चाहते हैं आराम से समझो। इसका वैल्यू कितना होगा? तभी तो ई वाला लिख दिए हम, ये वाला लिखे हैं, ये कैलकुलेशन के बाद वाला लिख दिए हम। ठीक है ना, अगर ये नहीं भी समझ में आया तो कैलकुलेशन के बाद समझ में बिल्कुल आने वाला है। देखिए कैसे होगा क्या कि हम क्यू इंड्यूस निकालना चाहते हैं। तो इस क्यू इंड्यूस को निकालने के लिए सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए यहाँ पर, ऐसे इसको ढकते हुए एक गॉसियन सरफेस हम क्या किए? ड्रॉ किए यहाँ पे। दिस इज गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। और बताइए कि गॉसियन सरफेस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि मेटल है, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो।
अब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पर हम फ्लक्स लिखना चाहते हैं। तो फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है लीनियर इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, ये ना होता है, यही होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। बताए थे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते थे हम लोग, फ्लक्स। सॉरी, लीनियर इंटीग्रल कहा गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं फ्लक्स। अब बताओ कि यहाँ पर कोई भी जो फील्ड लाइन जो है निकल ही नहीं रही, तो फील्ड लाइन नहीं निकल रही तो फ्लक्स भी नहीं निकल रहा है इस क्यू चार्ज के कारण और क्यू इंड्यूस्ड के कारण। तो क्यू चार्ज और क्यू इंड्यूस्ड के कारण कोई भी फील्ड लाइंस नहीं निकलेगी, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर कोई इंटर ही नहीं करेगा और मेटल नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। तो फ्लक्स आ गया जीरो। इक्वेशन मान लो फर्स्ट, इक्वेशन मान लो फर्स्ट मान लो। अब यही फ्लक्स को जो है एक और मेथड से हम निकालने वाले हैं। कैसे, बाई गॉस लॉ। बाई गॉस लॉ, व्हाट इज गॉस लॉ? Gauss law is saying that the total flux passing through this Gaussian surface is equivalent to the 1 by epsilon naught times q inside। ठीक है ना, टोटल चार्ज कितना इनसाइड है, बाई q इनसाइड बाई कितना होता है, 1 बाई epsilon naught टाइम्स होता है। तो q इनसाइड कितना है, q प्लस q इंड्यूस्ड। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है, q प्लस q इंड्यूस्ड अपॉन epsilon naught। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ कि इक्वेशन मान लो सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से जो है फ्लक्स का वैल्यू जीरो आया और इक्वेशन सेकेंड से वही फ्लक्स का वैल्यू कितना आया, क्यू प्लस क्यू इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से जो है दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर हम दोनों को बराबर करेंगे तो आएगा जीरो बराबर क्यू प्लस क्यू इंड्यूस्ड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू प्लस क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू आ गया जीरो। तो क्यू इंड्यूस्ड का वैल्यू आ गया कितना, माइनस क्यू। कितना आ गया, माइनस क्यू। क्यू इंड्यूस्ड का वैल्यू आ गया कितना, माइनस क्यू आ गया। अच्छा, क्यू इंड्यूस्ड का वैल्यू आ गया माइनस क्यू। इसका मतलब है कि इस पे चार्ज जो होगा इंड्यूस्ड होगा वो इसके जस्ट अपोजिट होगा, माइनस क्यू के बराबर होगा। कितना होगा, माइनस क्यू। थोड़ा कलर चेंज करके लिख लेते हैं, माइनस क्यू कितना होगा, माइनस क्यू होगा। ठीक है, अच्छी बात है, माइनस क्यू। अब ध्यान से सुनो कि इस चीज को तो जो है हम ऐसे भी सोच सकते थे एक और तरीके से। कैसे, एक कैविटी को बनाओ, ऐसे बनाओ। अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। तो चारों तरफ फील्ड लाइन जो है ओरिजिनेट होगी और जाके ऐसे सरफेस पे टकराएगी, ऐसे ऐसे जो है आके सरफेस पे जाके टकराएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे। अभी क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज से फील्ड लाइंस निकली। एक बात बताओ कि ये क्यू चार्ज से फील्ड लाइन जो निकली इससे चारों तरफ, इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, ठीक है ना, ऐसे जाके गया। तो हमको पता है कि जितने फील्ड लाइन जो है निकलती है उतना ही टर्मिनेट होना चाहिए सरफेस पे, उतना ही टर्मिनेट हुआ। लेकिन बात है कि ये फील्ड लाइंस बाहर नहीं जा पाएगी। क्यों, क्योंकि बाहर जो है मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। इस कैविटी के बाहर क्या है, मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर नहीं जा पाएगी। इसका मतलब है कि अगर जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से निकली है उतना ही क्या होनी चाहिए, टर्मिनेट होनी चाहिए। टर्मिनेट हुई है सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो टर्मिनेट हुई है, तो पता होगा कि अगर जितने फील्ड लाइंस, अगर क्यू चार्ज से दो फील्ड लाइंस निकल रही है तो माइनस क्यू चार्ज के अंदर दो फील्ड लाइंस आएगी। अगर तीन कूलम चार्ज से चार फील्ड लाइंस निकल रही है तो माइनस 4 कूलम चार्ज पे जो है 4 फील्ड लाइंस आएगी। माने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है। तो अगर यहाँ से इस प्लस क्यू से 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड लाइंस निकली है, तो 8 फील्ड लाइंस इसके अंदर इंटर होनी चाहिए। मतलब इस वाले सरफेस पे चार्ज कितना होना चाहिए, माइनस क्यू ही होना चाहिए। जितना फील्ड लाइंस निकल रही है उतना ही क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। बस फर्क ये है कि यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। तो ये तो ऐसे ही बता सकते थे, क्लियर हुआ। अब बताओ कि ए वाला सरफेस पे चार्ज आ गया माइनस क्यू। अब बाद में टोटल चार्ज जोड़ेंगे तो प्लस क्यू रहेगा, लेकिन चार्ज तो था क्यू प्लस क्यू। बताओ, अगर यहाँ पे इस वाले सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड हो गया माइनस क्यू
अब टोटल चार्ज अगर पूरा सरफेस पे निकालेंगे तो क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, क्यू कैंसिल हो जाएगा, खाली क्यू बचेगा। लेकिन सवाल में तो क्यू और क्यू दिए थे, तो बाहर वाले सरफेस पे जो है चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्यू प्लस क्यू। अब टोटल चार्ज जोड़ो, क्यू और माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू क्यू बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है चार्ज इंड्यूस्ड होता है। क्लियर हुआ ना, समझ में आया, इस तरह से चार्ज इंड्यूस्ड होता है। अब बात आया कि बाहर वाले सरफेस पे चार्ज कैसे इंड्यूस्ड होगा, ये बात आया। बिल्कुल होगा, देखो बताए थे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जहाँ पे फ्लैट सरफेस होगा, फ्लैट सरफेस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा, वहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम, लोकल चार्ज डेंसिटी कम होगा। जहाँ पे शार्प सरफेस होगा, कॉर्नर वाला सरफेस जैसा, तो वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम, वहाँ पे सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा। तो बताओ यहाँ पे कि ऊपर वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, उसका कौन डिटरमाइन कर रहा है। तो ऊपर वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिटरमाइन कर रहा है उसका सरफेस। कैसे, समझो, यहाँ पे चार्जेज जो है दूर दूर होंगे, क्यों, क्योंकि फ्लैट सरफेस है। यहाँ पे चार्जेज जो है नज़दीक होंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और नज़दीक होंगे, क्योंकि यहाँ पे शार्प सरफेस है। जहाँ पे शार्प सरफेस होगा वहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे इस तरह से। और जहाँ पे फ्लैट सरफेस होगा, देखो फ्लैट सरफेस था तो चार्ज दूर दूर थे, यहाँ पे शार्प सरफेस है तो चार्ज नज़दीक नज़दीक है। क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके से जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन ऊपर वाले सरफेस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। क्लियर हुआ। अच्छा, ये केस 1 लिए, केस 1, ठीक है। इंडक्शन क्लियर हुआ। अच्छा, इंडक्शन बोल रहे हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छी बात है। दूसरा केस हम ले रहे हैं, मान लो कि वही जो है मेटल है, ऐसे ऐसे जो मेटल है, ऐसे मान लो कोई मेटल है ऐसे, और इसके अंदर जो है वही कैविटी है, ऐसे स्फेरिकल कैविटी, ठीक है, ऐसे स्फेरिकल कैविटी। लेकिन अब चार्ज यहाँ पर नहीं है, चार्ज यहाँ पर है, समझ में आया ना, चार्ज यहाँ पर है, माइनस क्यू है। अब क्या होगा समझना, माइनस क्यू चार्ज है, और ये जो मेटल है हमारा, मेटल, ठीक है ना, ये मेटल जो है हमारा, ऐसे मेटल हमारा, ठीक है ना, मेटल, ये मेटल पे चार्ज जो है वो दिया हुआ है क्यू, ठीक है, इतना चीज़ दिया हुआ है। अब हमको इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है फाइंड करना है सरफेस पे, कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा हर एक सरफेस पे, बिल्कुल बताएंगे, आराम से समझना। ये हमारा मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है ना, मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है। चलो तो बताएंगे, आराम से समझो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिखाते हैं। यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, अभी हमारा सेंटर है। अब बताओ कि ई जो है सेंटर पे तो नहीं है, सेंटर पे तो नहीं है। अभी माइनस क्यू जो है वो क्या करेगा, माइनस क्यू इसके जो नज़दीक वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिपेल करेगा। माइनस को, माइनस माइनस को क्या करता है, रिपेल, तो फ्री इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो कुछ चार्ज आएगा प्लस, प्लस चार्ज ज़्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि नज़दीक है, ज़्यादा रिपेल करेगा तो ज़्यादा प्लस चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी रिपेल करेगा लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण कम करेगा, तो कम जगह इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए कम प्लस चार्ज आएगा। अब बताओ कि इस वाले सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, ठीक है। चार्जेज जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ी ना हर जगह बराबर है, बीच में था तब ना बराबर चार्ज था। अच्छा, अब यहाँ पे चार्ज था माइनस में, अब इंड्यूस्ड कितना होगा चार्ज, ये निकालना है हमको, बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालना है। तो यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दो, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, एक गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के इस हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, क्योंकि मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब अगर हम फ्लक्स निकालना चाहें तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट डी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो फ्लक्स कितना आएगा, जीरो, इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अच्छा, इस फ्लक्स को एक और तरीके से निकाल सकते हैं, बाई गॉस लॉ। बाई गॉस लॉ इज सेइंग दैट टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, इनसाइड मतलब ये गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना है माइनस क्यू और प्लस ये जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ प्लस वाला इसको नाम दे देते हैं प्लस क्यू। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू इंड्यूस्ड नाम दे देते हैं इंड्यूस्ड प्लस क्यू नाम देते हैं सॉरी, ये क्यू इंड्यूस्ड नहीं निकालना है भाई हमको। तो यहाँ पे फ्लक्स तो हम निकाल चुके हैं, कितना आया था 0 फर्स्ट इक्वेशन से, तो माइनस क्यू प्लस क्यू इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ कि यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यू इंड्यूस्ड का वैल्यू आ जाएगा प्लस क्यू के बराबर। क्यू इंड्यूस्ड का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा प्लस क्यू के बराबर, आना भी चाहिए। क्यू इंड्यूस्ड का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गया प्लस क्यू के बराबर आ गया, आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, देखो आगे किसके बराबर प्लस क्यू के, इसलिए आ गया क्योंकि माइनस क्यू से फील्ड लाइन्स क्या होगी निकलेगी, क्या होगी फील्ड लाइन निकलेगी। अब माइनस क्यू से फील्ड लाइन्स निकल रही है, देखो यहाँ पे चार्ज यहाँ पर है प्लस क्यू, अब फील्ड लाइन्स यहाँ से निकल रही है प्लस क्यू से, तो सॉरी माइनस था, ओहो यहाँ पे माइनस था ना, अच्छी बात है ठीक है ना, चलो माइनस था। अब यहाँ से माइनस चार्ज था, तो बताओ कि माइनस में क्या होती है फील्ड लाइन्स इंटर होती है ऐसे, यहाँ पे ज़्यादा फील्ड लाइन्स इंटर होगी, यहाँ पे ज़्यादा फील्ड लाइन्स इंटर होगी और यहाँ पे कम फील्ड लाइन्स इंटर होगी ऐसे दूर दूर ऐसे, ठीक है ना ऐसे। लेकिन एक बात बताओ कि ई माइनस क्यू चार्ज में जो फील्ड लाइन्स इंटर हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो बढ़िया से माइनस क्यू, ठीक है ये वाला पर्टिकुलर माइनस क्यू पे जो फील्ड लाइन्स इंटर हो रही है, कितनी फील्ड लाइन्स इंटर हो रही है, कितनी फील्ड लाइन्स इंटर हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फील्ड लाइन जो है इंटर हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बाहर इसके रीजन के, इस बाहर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो बताओ कि यहाँ से टोटल फील्ड लाइन्स उतना ही 8 निकलनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, कितना है 4 और 8 9 फील्ड लाइन जो है इसमें इंटर कर रही है, तो 9 फील्ड लाइन जो है क्या होना चाहिए यहाँ से निकलनी चाहिए इस सरफेस से, 9 फील्ड लाइन निकलनी चाहिए, मतलब चार्ज आना चाहिए इसके जस्ट अपोजिट, 9 फील्ड लाइन्स इसके अंदर इंटर कर रहा है, माइनस से मतलब इंटर कर रहा है, तो 9 फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलना चाहिए, निकलता किस चार्ज से है प्लस से, तो इस पे चार्ज हो गया इंड्यूस्ड कितना प्लस क्यू। क्लियर हुआ, इस तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं चार्ज इंड्यूस्ड, बार बार ऐसे निकालने से अच्छा है कि जस्ट उसका अपोजिट कर देना है, अगर माइनस क्यू है तो क्या कर दिए प्लस क्यू कर दिए। लेकिन हाँ यहाँ पे चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्मली होगा। अब जैसे ही प्लस क्यू आया तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाहर वाले सरफेस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टोटल चार्ज कितना था पहले क्यू माइनस क्यू, लेकिन प्लस क्यू एक्स्ट्रा आ गया, तो बाहर वाले सरफेस पे क्यू चार्ज क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तब ना टोटल चार्ज बैलेंस होगा। तो टोटल चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि सॉरी क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे इस चार्ज को मिटा रहे हैं और बाहर वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था क्यू था इस पे मेटल के अंदर क्यू माइनस क्यू, तो प्लस क्यू एक्स्ट्रा हो गया, तो क्यू घटाना पड़ेगा, तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज आएगा क्यू माइनस क्यू, ठीक है ना। अब जोड़िए तो माइनस क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्यू और माइनस क्यू, ठीक है ना इस तरीके से। अब क्या होगा कि चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जहाँ पे फ्लैट सरफेस होगा चार्ज दूर दूर रहेंगे, ठीक है ना, और जहाँ पे नज़दीक नज़दीक रहेगा चार्ज और नज़दीक रहेंगे, देखो यहाँ पे नज़दीक रहेगा, ठीक है ना ऐसे, देखो सरफेस फ्लैट है तो दूर दूर चार्ज रहेंगे, जहाँ पे शार्प है तो वहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो बताओ बाहर वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे बाहर वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कौन डिटरमाइन करता है, उसका सरफेस डिटरमाइन करता है, ठीक है। और भी एक चीज़ डिटरमाइन करता है उसको आगे हम देख रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अच्छा तीसरा केस देखिए, तीसरा केस देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है, ऐसे स्फेरिकल कंडक्टर, और यहाँ पर एक और जो है स्फेरिकल कंडक्टर है ऐसे, ठीक है अच्छी बात है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक चार्ज हम रख दिए क्यू, और इस पे चार्ज है हमारा क्यू, ठीक है,
अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा मेटल है, पूरा पूरा हमारा क्या है, मेटल है, ठीक है, पूरा हमारा क्या है, इसमें मेटल भरा हुआ है, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो अब तो हम जान ही गए होंगे कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो जो यहाँ पे माइनस इंड्यूस्ड होगा, माइनस कैसे इंड्यूस्ड होगा, तो प्लस चार्ज जो है क्या करेगा, मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, खींचने से यहाँ पे चार्जेज की जो है इफिशियंसी हो जाएगी, यानी चार्जेज की जो है निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो चार्जेस बढ़ गए। अब इस पे सरफेस जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कितना होगा, माइनस क्यू होगा, क्यू इंड्यूस्ड का वैल्यू कितना होगा, माइनस क्यू इस सरफेस पे। अब इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ माइनस क्यू ये वाला सरफेस पे, ये वाला सरफेस पे, तो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर पे है। अच्छा अब बताओ कि टोटल चार्ज था क्यू और क्यू टू क्यू, अब माइनस क्यू आएगा तो कैंसिल ना कर जाएगा, टोटल क्यू क्यू टू क्यू में से क्यू या क्यू बचेगा, तो एक्स्ट्रा हमको क्यू जो है क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा बाहर वाले सरफेस पे। तो क्यू प्लस क्यू जो है टू क्यू चार्ज जो है वो ऊपर वाले सरफेस पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब टू क्यू चार्ज बाहर वाले सरफेस पे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरह से। अब सरफेस हर जगह बराबर है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होगा, हर जगह बराबर होगा, ठीक है ना, तो यूनिफॉर्मली चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पे सरफेस पे। क्लियर हुआ, इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अच्छी बात है। एक और केस लेते हैं, एक और केस देखिए, एक और केस लेते हैं, चौथा केस, ठीक है ना। देखिए कि यहाँ पर एक कंडक्टर है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, और यहाँ पर एक आर्बिट्ररी ऐसे ऐसे कंडक्टर है और यहाँ पर एक चार्ज रख दिए क्यू। अब बताना है कि ये हमारा मेटल है, ऐसे हमारा पूरा मेटल है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमको बताना है, तो बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। देखिए यहाँ पर टोटल चार्ज है क्यू, शुरुआत में टोटल चार्ज कितना है क्यू, अभी न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है। अब शुरुआत में टोटल चार्ज प्लस क्यू है, तो बताओ कि चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। कैसे, यहाँ पे प्लस क्यू है तो इसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज आएगा माइनस। अब चार्ज देखना पड़ेगा, तो चार्ज जो है देखना पड़ेगा कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है कि नॉन यूनिफॉर्मली है, ठीक है ना। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये देखना पड़ेगा। अब एक बात बताइए कि सरफेस जो है इसका देखने में लग रहा है नॉन यूनिफॉर्मली होगा, अगर यहाँ प्लस क्यू है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस क्यू होना चाहिए, तो क्यू इंड्यूस्ड हो जाएगा मेरे पास कितना, माइनस क्यू, चार्जेस जो है माइनस क्यू इंड्यूस्ड हो गए इसके अंदर, सरफेस के अंदर। अब बताओ कि माइनस क्यू इंड्यूस्ड हो गया तो बाहर वाले सरफेस कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज क्यू था, अगर जोड़ेंगे टोटल चार्ज पूरा इस कंडक्टर का तो क्यू माइनस क्यू जीरो हो जाएगा, तो बाहर वाले पे कितना हो जाएगा, प्लस क्यू। देखो क्यू और माइनस क्यू कैंसिल, बचेगा प्लस क्यू। क्लियर हुआ ना, तो जितना यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा इस सरफेस पे उसका जस्ट अपोजिट ऊपर ऐड कर देना है। अब शुरुआत में टोटल मेटल पे कोई चार्ज नहीं था तो इसलिए हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्यू इंड्यूस्ड। अब बात आया कि क्यू इंड्यूस्ड तो जीरो, यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अंदर वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हो सर इसका सरफेस जो है रेगुलर नहीं है, इसकी कैविटी जो है रेगुलर नहीं है, इसलिए ये जो है नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और बाहर वाले सरफेस पे ऑफकोर्स रेगुलर नहीं होगा, तो दूर दूर जहाँ पे फ्लैट सरफेस है वहाँ पे क्या होगा, दूर दूर होगा चार्ज, ठीक है ना। तो ऊपर वाले सरफेस पे भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम सिखा रहे हैं तुम लोग को। अगला 5वां केस, अब देखते हैं केस ऑफ इंडक्शन। इन केस ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन के केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना, इंडक्शन के केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, आराम से समझो। मान लो कि यहाँ पर 5वां केस है कि यहाँ पर बाहर एक ऊपर ऐसे कंडक्टर दिया हुआ है, ऐसे ऐसे कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़िया सा कंडक्टर बना लेते हैं, ऐसे कंडक्टर बना लिए, और यहाँ पर जो है एक कैविटी बना देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे आराम से समझना। और
ये हमारा कंडक्टर हो गया, मेटेलिक कंडक्टर है, अच्छी बात है। ये हमारा क्या हो गया, मेटेलिक कंडक्टर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लीजिए कि इसका मेटेलिक कंडक्टर का चार्ज जो है वो हमारा Q दिया हुआ है, Q दिया है। अब हम क्या किए कि इसके बीच में, जस्ट बीच में एक हम चार्ज ला दिए, कितना, एक चार्ज ला दिए Q, ठीक है। होगा क्या, आराम से समझना है, ठीक है ना। देखो, जैसे ही यहाँ पे Q चार्ज लाएंगे तो होगा क्या, समझो। टोटल चार्ज जो है अभी कितना है, इनिशियल में Q प्लस Q चार्ज है टोटल चार्ज। फाइनल भी कितना रहना चाहिए, Q प्लस Q ही रहना चाहिए। अच्छा, रहेगा फाइनल भी उतना ही, टेंशन नहीं लेना। देखिए, एक बात बताइए कि यहाँ पे Q है, यहाँ पे प्लस Q है। ये प्लस Q जो है मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने की तरफ खींचेगा तो यहाँ पे इस सरफेस पे जो है चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसकी, निगेटिव चार्ज की। इलेक्ट्रॉन जो है दूर नज़दीक आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक आ जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी हो जाएगी। मैंने इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है बढ़ जाएगी। तो बताओ कि कैसे हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी हो गई यहाँ पे सरफेस पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बढ़ गए। अब क्या होगा, समझो। बात आया कि यहाँ पे चार्ज कितना हुआ, तो पहले तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, सरफेस जो है स्फेरिकल है, कैविटी कैसा है, स्फेरिकल, तो चार्जेस जो होंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। लेकिन इंड्यूस चार्ज का वैल्यू होगा कितना, तो ऑफकोर्स जितना प्लस होता है उसका अपोजिट होता है माइनस क्यू, जितना फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी उतना ही टर्मिनेट होनी चाहिए, तो यहाँ पे माइनस क्यू हो गया। अच्छी बात है, इतना तो सबको पता था। अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ पे माइनस क्यू हुआ इस वाले सरफेस पे, तो बाहर वाले सरफेस पे कितना होगा, तो बाहर वाले सरफेस पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, क्यू प्लस क्यू, बाद में भी। तो अभी जोड़ोगे तो कितना होगा, क्यू और माइनस क्यू और प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू बचेगा। तो इसलिए बाहर वाले सरफेस पे क्यू हमको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, ऐड, क्या करना पड़ेगा, ऐड। ध्यान से सुनो, क्या कर दिए हम, ऐड कर दिए। अब जोड़ो, क्यू और माइनस क्यू क्या होगा, कैंसिल। हम एक तरीका भी बताए थे कि जितना इंड्यूस्ड होगा उतना ही क्या कर देना है, बाहर वाले सरफेस पे ऐड कर देना है इसके साथ, तो क्यू प्लस क्यू हो गया। अब चार्ज बाहर वाले सरफेस पे प्लस चार्ज होगा, तो प्लस चार्ज कैसे करेंगे, इस तरीके से, जहाँ पे फ्लैट सरफेस होगा, जहाँ पे चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, दूर दूर। अब देखो यहाँ पे शार्प सरफेस है तो चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अब देखो फ्लैट सरफेस है, चार्ज दूर दूर होंगे, देखो नज़दीक है तो चार्ज नज़दीक हो रहने दे रहो। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो कर लिए। अब क्या हुआ समझना आराम से। यहाँ पर एक चार्ज जो है, एक यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ला के रख दिए, क्या कर दिए, प्लस क्यू चार्ज ला के यहाँ पे रख दिए, ठीक है ना। अब क्या होगा समझो, जैसे ही यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज नज़दीक में ला के रख दिए इस कंडक्टर के, तो होगा क्या कि एक प्लस क्यू चार्ज के कारण जो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होंगे, नज़दीक आएंगे। प्लस चार्ज जो इसको खींचेगा अपने तरफ, तो प्लस क्यू चार्ज के जो फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो भागे चले आएंगे इधर की तरफ भागे चले आएंगे। तो इधर जो है, इधर निगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। कुछ निगेटिव चार्ज भी जो है इंड्यूस्ड होगा, किसके कारण, इस प्लस क्यू के कारण कुछ निगेटिव चार्ज भी क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, इधर निगेटिव चार्ज भी इंड्यूस्ड होगा और निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। अब इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर लौट के आ रहे हैं, तो होगा क्या, इधर से लौट के इधर आ रहे हैं, तो होगा क्या कि कुछ इधर प्लस चार्ज भी इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना, प्लस चार्ज। अब बताओ कि होगा क्या, समझो। इधर जो है प्लस चार्ज की डेंसिटी क्या हो गई, थोड़ा सा बढ़ गई। अब इधर जो है प्लस चार्ज की डेंसिटी घट गई, क्यों, देख लो। प्लस और माइनस जो है न्यूट्रलाइज होंगे, प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज होंगे, तो हो सके तो चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। देखो, चार्ज की डेंसिटी कम भी हो सकती है। तो माइनस चार्ज जो है वो चार्ज की डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। और फाइनली जो है इधर चार्ज जो है क्या बचेगा, थोड़ा मोड़ा प्लस चार्ज बचेगा। क्लियर हुआ। तो देखो कि इसको बोलते हैं इंडक्शन के केस में जो है इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ। तो एक प्लस क्यू चार्ज जो था उस क्या कर दिया, बाहर वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब बाहर वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे चेंज हो सकता है, तो खुद सरफेस उसका देखना कि सरफेस किस तरह का है,
और दूसरा चीज जो है उसके बाहर की तरह का सराउंडिंग चार्ज जो है किस तरह का है, ठीक है ना। सराउंडिंग चार्ज के कारण भी बाहर वाले सरफेस पे चार्ज की डेंसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर हुआ? अच्छा, अच्छी बात है। एक और चीज, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल आराम से समझना, देखो ध्यान से। एक और एग्जांपल है, कितना नंबर था वो, 5वां नंबर था, छठा एग्जांपल देखो आराम से। मान लो कि यहाँ पर एक स्फेरिकल जो है मेटेलिक कंडक्टर है, ऐसे स्फेरिकल मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है ना, ऐसे। अब होगा क्या, आराम से समझो। यहाँ पर एक मेटेलिक स्फेरिकल कंडक्टर है और उसके अंदर बीच में एक स्फेरिकल कैविटी है, स्फेरिकल कैविटी। और हुआ क्या कि यहाँ पे एक क्यू चार्ज ला के रख दिए, ऑफकोर्स वहीं पे उस पर भी चार्ज कितना, उस पर भी चार्ज कितना है, उस पर भी चार्ज है हमारा, ये जो मेटल है मेटल पे चार्ज दिया है हमारा प्लस क्यू, कितना दिया है, प्लस क्यू। अब आराम से समझना, आराम से। जैसे ही प्लस क्यू ला के यहाँ पे रखें तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और इस पर इंड्यूस चार्ज निकालेंगे। क्यों इंड्यूस चार्ज आएगा, क्योंकि प्लस है तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, माइनस चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और ये जो क्यू इंड्यूस्ड हुआ उसका वैल्यू हम बिल्कुल जानते हैं किसके बराबर, प्लस क्यू है तो कितना होगा, माइनस क्यू होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो चार्जेज होंगे कैसे होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, क्योंकि सरफेस के बीच में है, चार्जेज होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, अच्छी बात है। अब बाहर वाले सरफेस देखते हैं कितना होगा। तो अगर यहाँ माइनस क्यू हुआ और टोटल चार्ज कितना था, क्यू प्लस क्यू, ब्लैक कलर से जो चार्ज है। अब अगर क्यू और माइनस क्यू ऐड हो गए टोटल जीरो हो जाएगा, तो बचेगा प्लस क्यू खाली, प्लस क्यू थोड़ी ना था, प्लस क्यू था, तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा प्लस क्यू, और यहाँ में माइनस है तो ऐड हो जाता है। बाहर वाले सरफेस जो है वो स्फेरिकल है, इसलिए चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अच्छी बात है, तुम्हें हर हिसाब से अच्छी बात है, चलो सही है, कोई बात नहीं। अब हम क्या किए, हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। अब हम क्या किए कि यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज ला के रख दिए, निगेटिव चार्ज यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा समझो, जैसे ही निगेटिव चार्ज ला के यहाँ पे रखेंगे तो इधर वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होंगे, माइनस चार्ज को देख रिपेल होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उठ के इधर भागेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन जब इधर भागेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो कुछ प्लस चार्ज बन जाएगा, ठीक है, कुछ प्लस चार्ज बन जाएगा। और क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो यहाँ पे कुछ माइनस चार्ज बन जाएगा। माइनस चार्ज बनने की वजह से क्या होगा, आराम से समझना, माइनस चार्ज बनने की वजह से क्या होगा, माइनस और प्लस क्या होंगे, कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और हो सके तो इधर वाले चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इधर वाले चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? तो इस तरह से इंडक्शन के केस में जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाहर वाले सरफेस पे होता है। तो इसका मतलब है कि बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कौन डिटरमाइन कर रहा है, उसके बाहर वाला चार्ज, सराउंडिंग चार्ज, साथ ही साथ उसका सरफेस, समझ में आया ना। तो अभी जो है चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑफकोर्स अभी जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सरफेस जो है वो जो है स्फेरिकल होने के बावजूद भी जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, क्योंकि उसके बाहर एक माइनस क्यू चार्ज जो है तैनात है। क्लियर हुआ ना? उसी तरह इस पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंडक्शन के केस में होता है और कैविटी के केस में होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अगला हेडिंग लगाइएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ सेल, कोसेंट्रिक सेल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ कोसेंट्रिक सेल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ कोसेंट्रिक सेल, कोसेंट्रिक सेल रहेगा तो जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलो, सेल जो होता है उसका कुछ थिकनेस होता है, ठीक है ना। सेल क्या होता है कि खाली रहता है पूरा और उसका कुछ थिकनेस होगा, तो उसको थिकनेस को हम दिखाएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो देखो, थिकनेस दिखाने का सबसे बड़ा मोटिव जो है हम कुछ सिखाना चाहते हैं यहाँ पर,
ठीक है ना। कुछ क्या करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। देखो आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। और यहाँ पर इसका थिकनेस को मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ऐसे, थोड़ा देर के लिए इसके थिकनेस को छोटा थोड़ा मान ले रहे हैं, इतना थिकनेस है उसका। ये एक सेल हो गया, सेल है सेल, समझ में आ रहा है ना। अभी उसका थिकनेस है, उसका क्या है, थिकनेस हमारा सेल का, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेल का थिकनेस है, इस तरीके से क्लियर हुआ। और एक और थिकनेस है सेल इसके अंदर, कोसेंट्रिक सेल है, मतलब एक और सेल है इसके अंदर, ठीक है। और बीच में खाली है, मैंने कैविटी है, सेल के अंदर सेल है, समझ में आ रहा है ना। चलो इस तरीके से, ठीक है, आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए इस पे चार्ज मान लेते हैं Q1 है और इस पे चार्ज है हमारा Q2। अब हर एक सेल पे जो है, यहाँ पे हम किए क्या है समझना, हम किए क्या है कि एक चार्ज जो है, चार्ज वो यहाँ पर ला कर रख दिए, क्यों ला कर रख दिए चार्ज। अब सवाल है, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको हर एक सरफेस पे चार्ज, बिल्कुल निकालेंगे, आराम से समझना। एक बात बताओ कि अगर हम इस सरफेस पे चार्ज निकालना चाहते हैं, इस सरफेस पे, कौन बड़ा बात है, बहुत छोटा बात है। हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है, ये मेटल है, मेटल, इसके अंदर एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस, ऐसे ऐसे। अब बताओ कि गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, बताइए दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो हम फ्लक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अब बताओ कि छोटा सा सरफेस यहाँ लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ जीरो है, तो फ्लक्स कितना होगा, टोटल जीरो। मतलब इस गॉसियन सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलने वाला, कोई भी फ्लक्स नहीं निकलने वाला। अगर इस तरीके से हम एक और तरीके से फ्लक्स निकालें तो गॉस लॉ से क्या होता है, बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ से होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ कि फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, टोटल कितना है क्यू। मान लो कि यहाँ पर होगा क्या, होगा क्या कि जैसे ही प्लस क्यू चार्ज लाएं ये वाला, तो मेटल है, मेटल, इसके थिकनेस के अंदर क्या है, मेटल भरा हुआ है, कुछ मटेरियल भरा हुआ है। तो क्या करेगा, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा तो कुछ चार्ज जो है यहाँ पे माइनस यहाँ पे इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये पिछले जो है हम बता दिए पिछले टॉपिक में, ऐसे माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा तो इसको मान लिए हम कितना, क्यू इंड्यूस्ड, ये वाला क्यू इंड्यूस्ड। जैसे ही क्यू इंड्यूस्ड हुआ है यहाँ पर, क्यू इंड्यूस्ड इस वाले सरफेस पे, तो इस वाले सरफेस पे अगर क्यू इंड्यूस्ड हुआ है, ए वाला सरफेस पे, ये वाला, तो हम क्या कर सकते हैं कि क्यू इंड्यूस्ड का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो क्यू इंड्यूस्ड वही निकालना चाहते हैं। और प्लस टोटल चार्ज कितना है क्यू इनसाइड के अंदर, माने गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है प्लस क्यू इंड्यूस्ड है, अपन कितना है एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स तो हम निकाल चुके हैं जीरो, तो ये तो जीरो है, तो यहाँ से क्यू इंड्यूस्ड निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस क्यू, आना भी चाहिए, ये तो पिछले में बता ही दिए हम। तो इसमें आ गया कितना, माइनस क्यू, माइनस क्यू, ठीक है। अब जैसे ही माइनस क्यू आया, माइनस क्यू आया, तो टोटल चार्ज जो था कितना था, Q1, Q1 था, इस पे Q1 था। अब Q1 था, वो आ गया माइनस क्यू, तो प्लस क्यू करना पड़ेगा ना बाहर वाले सरफेस पे। बताया था कि जितना इंड्यूस होता है वो बाहर वाले सरफेस पे ऐड कर देते हैं उतना। तो क्या होगा कि बाहर वाले सरफेस पे हम कितना ऐड कर देंगे, प्लस क्यू कर देंगे, ठीक है ना। ये माइनस क्यू का मतलब है कि अगर यहाँ से फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रही है, ऐसे फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रही है, ऐसे, तो अगर हम यहाँ से ऐसे 10 फील्ड लाइन्स ऐसे निकाल रहे हैं, तो 10 फील्ड लाइन जो है क्या होनी चाहिए, इसके अंदर इंटर होनी चाहिए सरफेस पे। लेकिन बताओ कि क्या इस गॉसियन सरफेस को भी पार कर जाएगा, नहीं, इस मेटल के अंदर इंटर ही नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो इस क्यू चार्ज से जितनी फील्ड लाइन जो है यहाँ पर आके टर्मिनेट हो जाएगी, यहाँ पर इस सरफेस पे। उसके बाद इसका कोई भी था पता नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही अंदर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया इस मेटल के थिकनेस के अंदर, जीरो। तो कोई भी फील्ड लाइन्स क्रॉस नहीं की, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं निकलेगी। अब क्या होगा सुनो, अब क्या होगा,
अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आ रहा समझ में? इस वाले सरफेस पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ये वाले सरफेस पे। इस मेटल के अंदर जो है हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, तो फिर से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? हर एक पॉइंट पे 0 होना चाहिए, क्योंकि मेटल है, मेटल के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो यहाँ पर भी निकालोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज आया प्लस, और मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ई प्लस चार्ज, इसके ऊपर वाला जो सरफेस पे चार्ज आया Q1 प्लस Q, ये क्या करेगा? ये जो मेटल है उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की वजह से उस पर कुछ चार्ज आ जाएगा माइनस में। क्या आ जाएगा? माइनस में चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना? ऐसे माइनस में क्या आ जाएगा? चार्ज। ऐसे बाहर वाले सरफेस पे माइनस में चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस चार्ज के बारे में हम निकाल सकते हैं बाय गॉस लॉ। अगर गॉस लॉ से बाहर निकालना चाहते हैं अगर हम गॉस लॉ के अनुसार, तो क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। लेकिन ये वाले हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? 0 आया। ये ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला गॉसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया, तो फ्लक्स आया 0। अब यही फ्लक्स जो है बाय गॉस लॉ से एक तरीके से और निकाल सकते हैं, बाय गॉस लॉ से। कैसे? बाय गॉस लॉ कहता है कि Q फ्लक्स इक्वल टू होता है टोटल Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ कि Q इनसाइड किसके? इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितने चार्ज है? तो टोटल चार्ज है, मान लो माइनस Q चार्ज जो इंड्यूस्ड हुआ उसका नाम दे देते हैं हम ये वाले सरफेस पे Q इंड्यूस्ड। उसका वैल्यू कितना होगा? बिल्कुल निकालेंगे। देखो Q फ्लक्स है कितना? 0 निकाल चुके। Q इंड्यूस्ड कितना है? Q इनसाइड है Q इंड्यूस्ड प्लस 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 कितना है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर है Q1 प्लस Q चार्ज। कितना है? Q1 प्लस Q चार्ज। और भी है गॉसियन सरफेस के अंदर Q और माइनस Q, 0 हो जाएगा। Q और Q इंड्यूस्ड माइनस Q है तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ है क्या? यहाँ पे ये वाला और ये Q1 प्लस Q इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q और प्लस कितना? Q प्लस Q, Q1 प्लस Q, ठीक है, Q1 प्लस Q इतना है अपॉन कितना है? एप्सिलॉन नॉट। तो Q इंड्यूस्ड यहाँ से निकालोगे तो आएगा माइनस ऑफ Q1 प्लस Q। आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, ठीक है ना। इसके जस्ट अपोजिट आएगा, Q1 प्लस Q है तो इसके जस्ट अपोजिट आएगा कितना? माइनस Q1 प्लस Q। ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कि यहाँ से अगर फील्ड लाइन्स यहाँ से निकल रही है, यहाँ से फील्ड लाइन्स अगर यहाँ से निकल रही है इससे, तो जितनी फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलनी चाहिए उतना ही इंटर होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस में है तो चार्ज माइनस में होना चाहिए, बता दिए थे ना। अच्छा, फील्ड लाइन जो है उस इसको क्रॉस नहीं करेगी, फील्ड लाइन्स इसके अंदर रहेगी नहीं मेटल के अंदर, क्लियर हुआ ना? ऐसे तो कहीं पे जा रहा है तो माफ़ करना, ठीक है ना। ऐसे सरफेस पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी, क्लियर हुआ? ऐसे सरफेस पे जाके क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई, क्लियर हुआ? इस तरीके से। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे चार्ज आ गया कितना? माइनस Q1 प्लस Q, टोटल चार्ज तो था इस सरफेस पे Q2, तो क्या हो जाएगा कि ऊपर वाला सरफेस पे ऐड हो जाएगा कितना? Q1 प्लस Q। ऐड होने से क्या होगा? ई वाला और ई वाला कट जाएगा, ई वाला और ई वाला सरफेस वाला माइनस वाला ई प्लस में आया, माइनस वाला कट जाएगा। उसी तरह ई प्लस में था, अभी माइनस में सरफेस पे इंड्यूस्ड हुआ था, कट जाएगा, प्लस माइनस। ई प्लस Q था, अब यहाँ पे माइनस Q इंड्यूस्ड हुआ था ना, देखो माइनस Q, ये कट जाता, फिर से Q1 बच जाता। उसी तरह Q1 प्लस Q है और इस सरफेस पे आया माइनस Q1 प्लस Q, कट जाएगा, फिर से Q2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। अच्छा, अब बाहर वाले सरफेस पे जो Q2 चार्ज आया उसके कारण फील्ड लाइंस क्या होगी? बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो फील्ड लाइन जो है बाहर वाले सरफेस के कारण वो जो है क्या होगा? इस तरह से होगा इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इन्फिनाइट तक होगा, क्लियर हुआ ना? इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इन्फिनाइट तक होगा फील्ड लाइन। तो बताओ कि अगर हम कोई तुमसे पूछे कि बाहर वाले किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो क्या अंदर वाले चार्ज के कारण आया, तो तुम लोग का आंसर होगा नहीं सर। क्यों? क्योंकि अंदर वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर आके टर्मिनेट हो गया। उसी तरह इसके जो सरफेस है S1 सरफेस जो है, मान लो फर्स्ट सरफेस है, तो फर्स्ट सरफेस पे जो भी चार्ज है उसके कारण तो फील्ड लाइन बाहर क्रॉस ही नहीं हुआ। फील्ड लाइन सिर्फ और सिर्फ किसके कारण क्रॉस हुआ? तो बाहर वाले सरफेस के कारण क्रॉस हुआ, देखो बाहर वाले चार्ज के कारण, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पूछें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसकी वजह से होगा, बाहर वाले चार्ज जो है सरफेस पे उसकी वजह से। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए, कोसेंट्रिक सेल के लिए। अब इस पे एक जेई मेंस में सवाल पूछा है तो उसको निपटाते हैं, ठीक है ना। सवाल है ऐसे, आसान सवाल है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा यहाँ पे 3 ठो कोसेंट्रिक सेल है, ठीक है। चलो 3 ठो कोसेंट्रिक सेल है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ठीक है ना। और इस पे चार्ज है 2q, इस पे चार्ज है 3q, इस पे चार्ज है 4q। अब कोस रेडियस r है, रेडियस 2r है, और इसका रेडियस कोस 3r है। अब ए बी और सी है। सवाल है कि इस पे जो चार्ज है यहाँ पे इस पे, ठीक है ना, वो सेंटर पे रखा हुआ है -q। सवाल है फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन each सेल्स। हर एक सेल्स पे जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अभी 3 ठो कोसेंट्रिक सेल दिया हुआ है सवाल में, 3 कोसेंट्रिक सेल, ठीक है। ये सवाल है, बहुत आसान सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है, आराम से समझो। इसको बनाते हैं, देखो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे मान लेना कि गोल स्फीयर है, हमसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, अपने कॉपी में नोटबुक में बढ़िया से बनाना, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर है हमारा -q चार्ज। जैसे ही यहाँ पे -q चार्ज है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इंड्यूस्ड, इसके नीचे थिकनेस सेल है, सेल इसका कुछ थिकनेस होगा, ठीक है ना। इसका कुछ क्या होगा, थिकनेस। अगर थिकनेस बनाना चाहोगे तो इसे बना सकते हो, कोई काम का नहीं है ऐसे, ठीक है ना। ये थिकनेस है हमारा, इस थिकनेस सेल का, ठीक है। तो इसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज होगा +q, इंड्यूस्ड चार्ज है। अब बताओ कि ई वाला सरफेस पे टोटल चार्ज कितना था, 2q। अब ये आ गया q, तो टोटल चार्ज था q, तो ऊपर हो जाएगा कितना, 2q - q। घट जाता है, जितना इंड्यूस होता है उतना घट जाएगा ऊपर, ठीक है ना। जितना इंड्यूस होगा यहाँ पे उतना क्या होगा, समझ में आना, जितना इंड्यूस होगा उतना क्या हो जाएगा वहाँ पे, घट जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ऊपर चार्ज कितना हो गया, q। अब भी देखो q और q मिल के कितना बन जाएगा, 2q बन जाएगा। अच्छा, इसका भी कुछ मोटाई होगा, आराम से समझना, इसका भी कुछ मोटाई होगा। चलो इसका मोटाई ऐसे मान लेते हैं, ऐसे, ऐसे। मेटल है, मेटल कुछ थिकनेस होगा इसका। अब होगा क्या कि इस पे चार्ज था 3q, इस पे चार्ज था कितना, 3q। अब चार्ज हुआ यहाँ पे q, तो इसके सरफेस पे इंड्यूस्ड होगा चार्ज माइनस में इंड्यूस्ड होगा -q। अब जैसे ही -q हुआ तो ऊपर वाला ई वाला जो चार्ज आता है ऊपर घट जाता है, ऊपर वाला सरफेस पे टोटल चार्ज 3q होना चाहिए इस पे, तो जैसे ही घटाएंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा, -q घटा दो तो कितना हो जाएगा, 4q। तो अभी 4q में से q गया तो कितना बचा, 3q, तो टोटल चार्ज अभी भी 3q है। उसी तरह यहाँ पर इसका भी कुछ थिकनेस होगा, इसके भी क्या होगा, कुछ थिकनेस होगा। देखो ऊपर वाला भी थिकनेस होगा, ऊपर वाला चार्ज कितना था, 4q था ना, ऊपर वाला पे चार्ज था 4q, ठीक है। इसको थिकनेस को बनाया नहीं है, कोसेंट्रिक सेल लिख दिए तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो यहाँ पर 4q हुआ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इंड्यूस्ड, -4q, और टोटल चार्ज था कितना ऊपर वाला, 4q। तो क्या होगा कि जो इंड्यूस्ड होता है ये वाला -4q ऊपर क्या कर जाता है, घट जाता है, माइनस ये वाला जो चार्ज है ऊपर घट जाएगा तो -8q। अब 8q में से 4q किया तो कितना बचेगा, जोड़ेंगे दोनों चार्ज तो अभी भी 4q है। तो बताओ कि इस सरफेस पे टोटल चार्ज अभी भी 4q है। देखो 8 में से 4 गया तो 4q, जोड़ेंगे दोनों तो अभी भी 4 में से q गया तो 3q, जोड़ो दोनों, और ये जोड़ो तो अभी भी 2q है। समझ में आया। तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लियर हुआ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा सेल्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सेल्डिंग इफेक्ट, आराम से समझो, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। जितना पीछे पढ़ाया वही सभी इसका यूज होगा बस। मान लो कि यहाँ पर एक कंडक्टर है,
ऐसे ऐसे कंडक्टर है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर कोई ऐसे अंदर ऐसे कोई सरफेस है, कैविटी है, कैविटी, ठीक है। इस कैविटी के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है, Q4 है, ऐसे अंदर चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4। इस सरफेस का नाम देते हैं S1, अभी वाला सरफेस का नाम देते हैं S2, ठीक है ना। और बाहर मान लो कोई चार्ज है Q4 Q5 Q6 Q7, ऐसे बहुत सारे चार्ज है Q8, ठीक है। अच्छा, अब जो भी चीज कहा जाए उसके बारे में तुमको जो है बताना है पहले, आराम से समझ के, ठीक है ना। चलो, एक यहाँ पर पॉइंट है P। चलो, अब क्या करना है, पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको, S1 सरफेस पे और S2 सरफेस पे। कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, आराम से समझो। ये हमारा मेटल है, क्या है हमारा, मेटल, मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है ना, मेटेलिक कंडक्टर है। सिल्टिंग इफेक्ट बिल्कुल समझ में आएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, जितना पीछे पड़े है ना वही वाला है बस, ठीक है ना, आराम से समझो। देखो, पहले जो है S1 चार्ज और S2 सरफेस पे हमको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कर देंगे। देखो, पहले S1 चार्ज पे करेंगे तो सारा चार्ज प्लस में है, प्लस क्या करेगा कि मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। और मेटल का चार्ज हम नहीं दिए, सॉरी, मेटल का चार्ज हमारा दिया हुआ Q, ठीक है, मेटल का चार्ज दिया है Q, अच्छी बात है। ध्यान से सुना, यहाँ पे सारा चार्ज जो है प्लस में है, तो क्या होगा कि इसके सरफेस पे चार्ज होगा इंड्यूस्ड, प्लस चार्ज जो है मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। चार्ज जो है यहाँ पे आके जम जाएंगे, नेगेटिव चार्ज जमेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी हो जाएगी, तो कुछ माइनस चार्ज जो है इधर से ऐसे जम जाएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि सरफेस जो है नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे जो Q इंड्यूस्ड होगा वो कितना होगा, तुम लोग बता सकते हो कि इसका जस्ट नेगेटिव होगा, तो होगा -Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस Q4, उसके जस्ट नेगेटिव होगा इसके सरफेस पे, और कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो, बाहर वाले सरफेस पे करना है, कर देंगे। बताओ टोटल चार्ज जो था वो कितना होना चाहिए था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, लेकिन अभी जोड़ोगे तो Q1 Q2 Q3 Q4 सब मिलके कट जाएगा, बचेगा खाली Q, लेकिन Q प्लस इतना होना चाहिए था अभी चार्ज मेटल पे। तो क्या करेंगे कि बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो Q में से घटाएंगे इतना तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये चार्ज जो है नहीं चाहिए हमको, तो घटा देंगे बाहर वाला सरफेस पे Q पे, मेटल में से इतना चार्ज जो है बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, और S2 पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ वो भी नॉन यूनिफॉर्मली ही होगा, लेकिन किसकी किसकी वजह से होगा ये सब लिखते हैं थोड़ा। एक बात बताओ कि S1 पे फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो किसके कारण है, ये पहले लिखो, लिखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन S1, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन S1, S1 सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके कारण है समझो। S1 सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस सर्फ अंदर वाला चार्ज के कारण है, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। चलो तो लिखते हैं ड्यू टू, सिर्फ और सिर्फ Q1 Q2 Q3 और Q4 है, और कुछ नहीं है। एंड सरफेस ऑफ S1 का सरफेस जो है उसके कारण इरेगुलर सरफेस था, तो इसलिए चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जो है यूनिफॉर्मली नहीं हुआ। क्लियर हुआ, अच्छा, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं S2 पे, S2 पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन S2, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन S2, S2 पे चार्ज किसके किसके कारण डिपेंड करता है, आराम से बताना है। S2 पे, S2 कौन है, बाहर वाला सरफेस है, बाहर वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसकी वजह से है इसके बारे में बताना है। तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो खुद सरफेस के कारण है, खुद किसके कारण है, सरफेस के कारण।
तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है खुद सरफेस के कारण है। तो ड्यू टू सरफेस ऑफ H2, H2 के सरफेस कैसा है इसके कारण होगा, ठीक है ना। अब इस पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि सरफेस जो है हर एक जगह बराबर नहीं है। साथ ही साथ याद करो हम बताए थे कि जो बाहर वाले चार्ज हैं वो क्या करते हैं कि मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को नज़दीक खींचेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को नज़दीक खींचेंगे तो बाहर वाला चार्ज जो है क्या होगा, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो है निगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे आके जम जाएगा तो कुछ यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी और यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी प्लस वाला बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो H2 पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उस सरफेस पे डिपेंड करता है, प्लस बाहर वाला जो आउटसाइड रीजन वाला चार्ज है उसके कारण होता है। तो प्लस ड्यू टू सराउंडिंग चार्जेस अराउंड H2 सरफेस। H2 सरफेस के चारों तरफ का जो चार्ज है, अराउंड तो क्यों लिख रहे हैं, सराउंडिंग लिखिए दे तो सरफेस। H2 जो ड्यू टू सराउंडिंग चार्जेस हैं, सराउंडिंग चार्जेस H2 सरफेस के उसके कारण भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया। अब आराम से समझना जो भी चीज बोला जाए उसके बारे में। सेल्टिंग इफेक्ट एक आता है, सेल्टिंग इफेक्ट कि सेल्टिंग इफेक्ट क्या कहता है समझो, कि जो तुमको पी पॉइंट यहाँ दिख रहा है ना, पी पॉइंट या पी पॉइंट क्या है, H2 सरफेस के बाहर है, सरफेस H2 के क्या है, बाहर है। तो सरफेस H2 के बाहर जो है सेल्टिंग इफेक्ट एक आता है कि सरफेस S1 पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ O प्लस सरफेस S1 के अंदर जो चार्ज है O, क्या क्या बोले, सरफेस S1 पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ O प्लस सरफेस के अंदर जो चार्ज है O, उन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो S2 के बाहर जीरो होता है। क्या बोले हम कि S1 पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ O प्लस S1 के अंदर जो टोटल चार्ज है उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो H2 सरफेस के बाहर जीरो होता है। सही बात है। याद करो कि Q1 Q2 Q3 के फील्ड लाइन जो है यहाँ तक पहुंच पा रहा था, नहीं था। S1 पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ था उसके कारण फील्ड लाइन पास हो रहा था, नहीं था। इसका मतलब है कि यहाँ पर S1 के सरफेस पे जो चार्ज है O इंड्यूस्ड हुआ O प्लस S1 के अंदर जो टोटल चार्ज है उसके कारण H2 के सरफेस के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये जो है पॉइंट को लिखेंगे, ठीक है ना, कि आउटसाइड द H2 देयर इज नो नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे नेट एक वर्ड बहुत बढ़िया यूज किया गया है, नो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू induced charge on S1 and charges inside S1 पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ O प्लस चार्जेस जो है इनसाइड S1 के, उसके कारण जो है कोई भी प्रकार का H2 के बाहर कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि P पॉइंट पे अगर माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हुआ ऐसे, दिस इज E माइनस इंड्यूस्ड ऐसे, तो P पॉइंट पे जो प्लस जो है प्लस Q1 Q2 Q3 इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल अपोजिट होंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट करेगा, P पॉइंट पे जीरो, ठीक है ना। ये हम बता नहीं रहे हैं, ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन से समझाएंगे, समझ में आना। इसका मतलब हुआ बेसिकली ये कि S1 चार्ज के अंदर S1 सरफेस के अंदर और S1 सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ वो दोनों का मिलाकर नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। वाइसे वर्सा इसका अगला कहानी क्या है समझो, अगला कहानी है कि H2 सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ O, देखो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ ए वाला A प्लस H2 सरफेस के चारों तरफ का जो चार्ज है O, Q5 Q6 Q7 Q8 ये सब, उन सबको मिलाकर आ रहा समझ में ना,
H2 सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ Q1 Q2 Q3 O प्लस H2 सरफेस के चारों तरफ का जो चार्ज है सराउंडिंग के O, वो दोनों के मिलाकर नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा S1 के अंदर, S1 सरफेस के अंदर वो 0 होगा। ठीक है ना, मतलब बाहर वाला चार्जेस प्लस H2 सरफेस पे जो इंड्यूस्ड चार्ज हुआ उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा वो अंदर वाले सरफेस के कारण कितना होगा, 0 होगा। अंदर वाले सरफेस S1 के अंदर कितना होगा, 0 होगा। तो इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है ना, तो लिखते हैं इनसाइड द S1 there is no net electric effect due to induced charge on H2 and charges surrounding of H2 H2 के सराउंडिंग में कौन कौन से चार्जेस हैं, Q5 Q6 Q7 Q8 जो भी चार्जेस हैं उसके कारण सराउंडिंग में जो भी चार्जेस है उसके कारण कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अंदर वाला चार्ज पे 0 होगा। इसका मतलब है कि जो मेटल है, ये जो मेटल दिख रहा है इतना दूर थिकनेस का, ये मेटल जो है इसके अंदर वाला चार्ज जो है उसके कारण कोई भी बाहर इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, परत की तरह काम कर रहा है ये वाला मेटल, इसका कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाहर नहीं जाने दे रहा है। उसी तरह बाहर वाला जो चार्जेज है, बाहर वाला चार्जेज उसका नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये मेटल जो है, ये जो दिख रहा है तुमको ये सब, ये जो है इसको अंदर नहीं आने जा रहा है कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शील्ड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो देखा होगा कि जब लाइटनिंग ये सब होता है तो बोला जाता है कि कार का दरवाज़ा क्या कर लो, बंद कर लो। तो कार का जो सरफेस होता है मेटल का बना होता है, तो वही जो है मेटल जो है शील्ड की तरह काम करता है। समझ में आया ना, तो वहाँ पे भी शील्डिंग इफेक्ट जो है हमको बचाता है। समझ गया ना, क्योंकि जब बाहर वाला मान लो कि अगर यहाँ पे ऐसे है, ऐसे मान लो कोई कार है ऐसे, ठीक है ना, अब क्या होगा कि ये दरवाज़ा है, अब दरवाज़ा का जो मेटल का सरफेस है, मेटल का सरफेस ऊपर एक मेटल का सरफेस चढ़ा होता है ऐसे कार पर। ठीक है, अब इधर तो शीशा होता है लेकिन इतना दूर मेटल का सरफेस होता है, टीन उन का कुछ का मेटल लगा रहता है। अब क्या होगा कि मान लो कि बाहर कोई चार्ज आ भी गया, तो बाहर वाला चार्ज के कारण अंदर जो है कोई भी नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट कितना होगा, 0 होगा, कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया ना, इसलिए बोला जाता है कि क्या करो, लाइटनिंग के समय अपने खिड़की दरवाजा जो है कार सबका बंद कर लो। क्लियर हुआ ना, चलो, तो ये था हमारा कौन सा चीज, शील्डिंग इफेक्ट, ये जो शील्ड की तरह काम करता है मेटल। ठीक है ना, जो बाहर वाले इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमको क्या करता है, बचाता है। ठीक है, चलिए तो एक सवाल कर लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है ना, समझिएगा सवाल क्या है। सवाल है हमारा कि यहाँ पर हमारा एक मेटेलिक सेल है, ठीक है, आराम से समझना, और यहाँ पर एक कैविटी है, ठीक है, कैविटी, और यहाँ पर एक पॉइंट है P, पॉइंट क्या है हमारा, P है, और यहाँ पे Q चार्ज है, Q चार्ज, और इस मेटल पे चार्ज है प्लस Q। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, अब आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये जो सरफेस है, ए वाला हमारा सरफेस का नाम S1 है, और ए वाला सरफेस है इसका नाम S2 है। ठीक है, ए सरफेस S1 और ए सरफेस S2, और इस Q चार्ज से जो P पॉइंट का डिस्टेंस है वो दिया हुआ है x, कितना दिया हुआ है, x। ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा x दिया हुआ है। ठीक है ना, और ये हमारा मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है। ठीक है ना, अच्छी बात है। सवाल है हमारा, आराम से समझना, आराम से, ठीक है। सवाल क्या है समझो, सवाल है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P,
हमको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, बताओ। दूसरा सवाल है फाइंड E at P due to induced charge on, find electric field P due to induced charge on S1 surface पे जो इंड्यूस चार्ज होगा उसके कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तीसरा नंबर है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जो छोटा सा क्यू चार्ज है उसके कारण बताना है P पॉइंट पे। चौथा सवाल है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड P ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन S2 सरफेस, जो बाहर वाला सरफेस है उस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है। बता देंगे, आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है, आराम से। अच्छा सवाल है, देखो, ठीक है, आराम से समझो। यहां पर हमारा जो है ऐसे सेल है, एक और जो है मेटेलिक कंडक्टर है ऐसे, और यहाँ पर सेंटर पे नहीं, यहाँ पे क्यू चार्ज। अब अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है तो इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा, कुछ माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो बहुत डिटेल में पढ़ा दिए पीछे, ठीक है ना। अब मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा जब ये, तो क्या होगा कि यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा ज़्यादा और यहाँ पे कम आएगा, क्योंकि दूर है ये वाला क्यू चार्ज, जो इधर वाले इलेक्ट्रॉन से क्या है, दूर है, तो कम खींचेगा। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो क्यू इंड्यूस्ड हुआ कितना हुआ, माइनस क्यू, और टोटल चार्ज प्लस क्यू था, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू, ठीक है, अच्छी बात है। बाहर वाले सरफेस पे चार्ज आएगा इस तरह से, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब बात है कि हमको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। अब इंड्यूस्ड हुआ माइनस क्यू यहाँ पे, और इसके कारण एक्स डिस्टेंस दूर हमको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पूरा मेटल की वजह से। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसकी वजह से, कौन कौन चार्ज की वजह से। तो तुम बोलोगे सर एक बाहर जो इंड्यूस्ड हुआ है S2 सरफेस पे उसकी वजह से, प्लस एक S1 सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ माइनस उसकी वजह से, और एक प्लस क्यू चार्ज है ना उसकी वजह से पी पॉइंट पे। तो बोले बहुत अच्छा बात है, ठीक है ना। हम बोले कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है किसकी वजह से, एक है S1 सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ वो, प्लस एक S2 सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ वो, ऐसे लिखते हैं, रुको थोड़ा सा, ठीक है ना। S1 सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ वो हो, सॉरी थोड़ा, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो S1 सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ वो प्लस इस प्लस क्यू की वजह से, S1 चार्ज पे जो माइनस क्यू इंड्यूस्ड हुआ है उसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से, प्लस एक क्यू प्लस क्यू चार्ज की वजह से, बाहर वाला जो S2 सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड हुआ वो। लेकिन हमको कहानी याद आ गया शेल्डिंग इफेक्ट का, ध्यान से देखो क्या बोले थे हम कि S1 सरफेस के अंदर का चार्ज Q, अंदर के कारण S1 सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो प्लस S1 सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ वो माइनस Q, इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है P पॉइंट पे 0 होगा। तो S1 सरफेस पे जो चार्ज हुआ वो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जो प्लस क्यू चार्ज है S1 सरफेस के अंदर क्यू चार्ज उसकी वजह से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितना होगा, 0 होगा। इसकी वजह से तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। हम तो बोल ही रहे हैं बाई शेल्डिंग इफेक्ट, यही तो हम सिखाए शेल्डिंग इफेक्ट में कि S1 चार्ज के अंदर जो चार्ज है Q ए वाला, और S1 चार्ज पे जो इंड्यूस्ड चार्ज हुआ S1 पे वो, उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के मिलाकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। आ रहा समझ में।
इसका मतलब क्या हुआ समझो, इसका मतलब हुआ क्या, क्यों जीरो हुआ ये भी बता रहे हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हुआ जीरो, देखो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड हुआ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड हुआ होगा। तो इंड्यूस चार्ज जो हुआ है इसके अंदर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हुआ होगा, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना पड़ेगा तो इधर हुआ होगा, इधर इक्वल वे अपोजिट हुआ होगा। S1 चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ इक्वल अपोजिट हुआ होगा, तो नेट कट के कितना हो गया होगा जीरो। प्लस क्यू की वजह से उधर रेडियली आउटवर्ड हुआ होगा और ये माइनस की वजह से इनवर्ट हुआ होगा S1, ये दोनों इक्वल अपोजिट है, तो इसलिए कट के कितना हो गया होगा जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज और S1 सरफेस के अंदर जो चार्ज हुआ इंड्यूस्ड, उसकी वजह से बाहर जो है कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया। हाँ H2 की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट है P पॉइंट पे, कितना है, तो चार फॉर्मूला होता है क्या, सरफेस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज आया उसकी वजह से, तो होता है K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो Q कितना है, Q प्लस Q है बाई आर, आर कितना है, डिस्टेंस से P पॉइंट की डिस्टेंस, सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस, वो P उसका होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, तो ये हो गया हमारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा अगला वजह से, अगला है सेकेंड नंबर सवाल। सेकेंड नंबर सवाल है, सेकेंड नंबर सवाल कि बताओ सेकेंड नंबर सवाल क्या है, पहला तो बना लिए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दूसरा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन S1 सरफेस। S1 सरफेस पे जो इंड्यूस्ड चार्ज हुआ, देखो नीचे वाला ए वाला माइनस क्यू इंड्यूस्ड हुआ ना, इसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो देखो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड है S1, देखो इंडिविजुअली तो है, इंडिविजुअली माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर है, इंड्यूस्ड हुआ है S1 सरफेस पे ही माइनस क्यू चार्ज, ये जो माइनस क्यू चार्ज दिख रहा है इंड्यूस्ड हुआ है, इसके कारण तो ES1 है। तो इसके कारण तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही हमको नहीं पता कितना है। लेकिन हाँ रुको, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बराबर होगा किसके, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ P पॉइंट पे इधर रेडियली और इसके, क्यों, क्योंकि P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बराबर बनाना है उसको, कितना जीरो, तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा, तभी जो है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है जीरो। तो E तो हम निकाल सकते हैं ना, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्लस क्यू से x डिस्टेंस दूर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तब कोस के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। तो उसी तरह ये तीसरा सवाल बन गया। तो दूसरा सवाल है कि ई S1 की वजह से कितना होगा, तो प्लस क्यू की वजह से दूर है ऐसे, तो ई इंड्यूस्ड की वजह से कितना होगा, ई इंड्यूस्ड किस पे, S1 की वजह से होगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन किधर होगा इधर, दोनों इक्वल अपोजिट होंगे। क्लियर हुआ ना, देखो इसकी वजह से इधर की तरफ होगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर और इसकी वजह से इधर होगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और दोनों कट के कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज S1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से, ठीक है, दोनों की वजह से निकाल लिए। तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज S2। तो S2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितना होगा, बहुत आसान, ये तो पहले वाला आंसर हो गया। चौथा सवाल है कि S2 की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया S2 की सरफेस की वजह से K इंटू चार्ज है Q प्लस Q, और उस चार्ज का डिस्टेंस जो है जिस पॉइंट पे निकालना है उससे कितना डिस्टेंस दूर है सेंटर से, वो A का होल स्क्वायर डिस्टेंस दूर। बताओ, अरे ये बाहर वाला स्फीयर के कारण जो है P पॉइंट क्या हो गया, आउटसाइड हो गया, तो सेंटर से डिस्टेंस वही ना हो है। तो इस तरीके से जो है शेल्डिंग इफेक्ट का भी सवाल जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर हुआ।